नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है: फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस सीट और डाउट सोल्यूशन। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सारी की सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। DPPs आप वहां से ले सकते हैं, नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा क्लास 11 का स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए देखते हैं पिछले सालों में नीट में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. A mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of gas in a cylinder is 27 bar, total pressure दे रखा है, the partial pressure of N2 will be. तो N2 का हमें partial pressure पता करना है। अब बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि जो partial pressure होता है, partial pressure equal to मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर हमें टोटल प्रेशर दे रखा है 27 बार। अब हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन पता करना है बस, और उसको टोटल प्रेशर से इनटू कर देना है। अब हमें N2 का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन को X लिखूं, N2 का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाई टोटल मोल, यही होता है। अब N2 के मोल निकालो। N2 के मोल हुए हमारे पास वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 7/28 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25। ये हमारे पास N2 के मोल हो गए। और उसके बाद आर्गन के मोल हमें निकालने हैं। तो आर्गन का वेट कितना है? 8 ग्राम। और उसके बाद आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो 1/5 यानी 0.20। ठीक। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो XN2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल N2 कितने हैं? 0.25 बाई टोटल मोल कितने हुए? 0.45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.55। तो N2 का हमें मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया है। तो अब पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.55 इनटू टोटल प्रेशर कितना है? 27। तो बच्चों, ये निकल के आ जाएगा 14.65, लगभग किसके बराबर है? 15 बार के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा C, 15 बार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2. A gas at 350 Kelvin and 15 bar has a molar volume 20% smaller than that for an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor will be. तो यहां पर एक रियल गैस है जिसका मोलर वॉल्यूम 20% कम है आइडियल गैस से, तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? तो बच्चों, हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है, Z इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इन दोनों के रेशियो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पर पूछा है कि जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से 20% कम है। इसका मतलब जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो कितना हुआ? वो हुआ 80%, है ना। और जो हमारे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो है 100%। ये तो है ना। तो अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम 100% है तो रियल गैस का वॉल्यूम 20% कम होगी। कितना होगा? 80%। तो सीधी सी बात है कि जो Z की वैल्यू है वो 1 से कम होगी। Z विल बी लेस देन 1। अब बच्चों देखो, जब Z जो है 1 से कम होता है तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स विल बी प्रिडोमिनेंट और
जब अट्रैक्शन फोर्स प्रिडोमिनेंट होगा तो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर बच्चों आंसर हो जाएगा डी, Z will be less than 1, attraction force will be dominant। अब अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इफ Z will be more than 1, तो बच्चों वहां पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो वहां पर गैस को लिक्विफाई करना आसान नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन वंडरवाल कांस्टेंट फॉर NH3, H2, O2 एंड CO2 आर रिस्पेक्टिवली। तो इन चार गैस के लिए वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो ये पूछा है इनमें से कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन लिखते हैं। वंडरवाल इक्वेशन इक्वल टू, प्रेशर में क्या ऐड किया, AYV² और प्लस वॉल्यूम में क्या सब्सट्रैक्ट किया, B। तो दिस इज कॉल्ड वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दो कांस्टेंट है, एक और A और B। तो देयर आर टू कांस्टेंट इन वंडरवाल इक्वेशन, एक होता है A और दूसरा होता है B। तो जो A है वो क्या बताता है, वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। ए बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, और दूसरा बताता है इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम गैस को लिक्विफाई करते हैं तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होगा उतना आसानी से उनको लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, और इन गैस के केस में अगर हम अट्रैक्शन फोर्स देखें तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना उन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो गैस को लिक्विफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा वंडरवाल कांस्टेंट किसके लिए है, NH3 के लिए। NH3 के लिए वंडरवाल कांस्टेंट है 4.17। इसका मतलब NH3 को लिक्विफाई करना आसान होगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, NH3। उसके बाद बच्चों कौन सी गैस आएगी, उसके बाद आएगी CO2, उसके बाद आएगी O2 और लास्ट में किसका नंबर आएगा, H2। तो जितना ज्यादा वंडरवाल कांस्टेंट A बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर पूछा है इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विद ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। अब पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/2 ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप। अब देखो बच्चों, अगर हम मान ले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होगा, 1/2x, है ना, इतना हमने मान लिया। अब देखो ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ के थ्रू ये सॉल्व होगा, तो ग्राहम डिफ्यूजन लॉ क्या बोलता है, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। यहां पर R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, rate of diffusion of O2 by rate of diffusion of H2 equal to √ molecular mass of hydrogen by molecular mass of oxygen। ठीक है, चले, अब हम सब लोग जानते हैं कि जो R है यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड बाय टाइम टेकन, और वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एक्सचेंज मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस
एस्केप बाय टाइम। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो R1 बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स बाय टी। तो R1 हमारे पास क्या था, RO2। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन के मोल बाय टाइम, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, x/2 बाई टी। ठीक, अब चलो इनको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा NO2 बाई टी बाई x/2 बाई टी इक्वल टू अंडर रूट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16। ठीक है, अंडर रूट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक, यहां से टी से टी कटा, ठीक है, और ये हो जाएगा NO2 बाई x/2 इक्वल टू 1/4। अब जब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो NO2 के कितने मोल बचेंगे, 1/8x। तो आंसर हो जाएगा C 1/8x। क्वेश्चन नंबर 5, ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड would be most likely to obey the ideal gas law at, यानी कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करेगी। तो बच्चों हमने इक्वेशन पढ़ी है PV इक्वल टू nRT, और अगर मैं V की बात करूं तो V इक्वल टू nRT बाई P। ठीक, और N और R को मैं अगर कांस्टेंट मान लूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यानी कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर तब शो करेगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो बच्चों हमारा आंसर होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 6, dipole induced dipole interaction are present in which of the following pairs। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मतलब एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें परमानेंट डायपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा या एटम ऐसा जिसमें डायपोल नहीं है, उसमें डायपोल किया जा रहा है। चारों ऑप्शन को देखोगे तो ए विल बी करेक्ट आंसर। HCl जिसमें परमानेंट डायपोल है, लेकिन हीलियम जिसमें डायपोल नहीं है उसमें डायपोल इंड्यूस किया जा रहा है। इस टाइप के पेयर को हम बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो कब करती है, आइडियल गैस यानी आइडियल गैस की क्या खास बात होती है, दो चीजें। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें मॉलिक्यूल के बीच रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, यानी नो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, एंड या और लगाओ इसे, नो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम, है ना। तो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में किसी एक गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए, तभी जाके आइडियल बिहेवियर शो होगा। अब देखिए बच्चों, कोई भी जो रियल गैस है, कोई भी रियल गैस है, इन दोनों क्राइटेरिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, यानी कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा उस मॉलिक्यूल का, और कुछ ना कुछ उसमें या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं पहले वाले फैक्टर की बात करूं, रिपल्शन और अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, मोर डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और अट्रैक्शन फोर्स कब ज्यादा होगा, जब कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ेगी तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा,
तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उतना ज्यादा वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होगा। तो अब आप इन चारों ऑप्शन में चेक करो कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर है। CH4 की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। NH3 की बात करें इट्स पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। H2 नॉन पोलर है और N2 भी नॉन पोलर है, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। तो NH3 सबसे ज्यादा डेविएशन करेगी फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है 50 ml of each gas A and B takes 150 and 200 seconds respectively for effusion through a pinhole under similar condition. If molecular mass of gas B is 36, what is the molecular mass of gas A? यहाँ पर इफ्यूजन दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, यानी ग्राहम्स लॉ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ क्या बोलता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। ठीक है, अच्छा यहां पर हम R1 को मान लिए गैस A और R2 को मान लिए गैस B। ठीक है, तो M1 हो जाएगा हमारे पास गैस A का मॉलिक्यूलर मास और M2 हो जाएगा गैस B का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो M2 का मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है कितना 36 और हमें M1 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा जो R1 है यानी रेट ऑफ इफ्यूजन वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस A टाइम टेकन बाय गैस B। ठीक, उसी तरह R2 भी हो जाएगा वॉल्यूम बाय ऑफ गैस B टाइम टेकन बाय गैस B। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ गैस A है वो वॉल्यूम ऑफ गैस B के बराबर है। ठीक, तो VA इक्वल टू VB दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन 50 ml है ना दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जो टाइम टेकन है फॉर इफ्यूजन वो अलग अलग है। तो यहां पर जो TA है वो दे रखा है इन्होंने 150 और जो TB है वो दे रखा है इन्होंने 200। ठीक, तो चलो अब इसको इक्वेशन में रखते हैं। तो R1 बराबर होता है VA बाई TA और R2 बराबर होता है VB बाई TB इक्वल टू अंडर रूट M2 की वैल्यू है 36 और हमें निकालना है MA निकालना है हमें। ठीक है, ये MB हो गया। अच्छा देखो VA और VB दोनों कट हो जाएंगे, TB ऊपर चला जाएगा, TA नीचे आ जाएगा। तो इस नई इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे TB बाई TA इक्वल टू अंडर रूल 36 बाई MA। TB की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 200 बाई 150 इक्वल टू अंडर रूट 36 बाई MA है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 बाई 150 तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 बाई 3 इक्वल टू अंडर रूट 36 बाई MA। अब यहां से अंडर रूट आ रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 बाई 3 इंटू 3 इक्वल टू 36 बाई MA। तो यहां पर MA बराबर हो जाएगा 36 इंटू 9 बाई 16 और बच्चों इसकी वैल्यू आती है 20.25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन 20.25 किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो नन होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, है ना, लेकिन आप मेथड समझिए कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसी मेथड से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ए रियल गैस वंडरवाल इक्वेशन इज रिटन एज। रियल गैस के लिए वंडरवाल इक्वेशन ऐसे लिखते हैं जहां पर A और B दोनों कांस्टेंट हैं, यानी इनको हम वंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं। तो आपके पास दो सेट ऑफ गैसेस दे रखी है, एक ये और एक ये। तो यहां पर पूछा है कि जो पहला सेट है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B और सेट 2 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वंडरवाल इक्वेशन में कांस्टेंट A और कांस्टेंट B का क्या मतलब है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट A है वो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स
बिटवीन टू गैस। और जो बी है वो ये बताता है इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? वो सेकंड सेट में आपको एक पता करना है और फर्स्ट सेट में आपको बी पता करना है। तो पहले लिख देते हैं, सेकंड सेट में ए और फर्स्ट सेट में बी। यानी पहले वाले में आपको साइज के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और दूसरे वाले में आपको अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो पहला वाला देखते हैं। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा। तो इंक्रीजिंग साइज, तो CO2 का साइज यहां पर सबसे ज्यादा है। उसके बाद साइज होता है O2 का, उसके बाद साइज होता है हीलियम का और सबसे छोटा साइज होता है हाइड्रोजन का। तो बच्चों ये हमारे पास बी का ऑर्डर आ गया। क्लियर? उसके बाद हमें अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग करना है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उसकी अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा CH4 पर, उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स होगा O2 पर और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा H2 पर। तो ये अट्रैक्शन फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी ए का। तो बच्चों आप चेक करोगे तो हमारा आंसर होगा सी, ये वाला H2HeO2CO, H2HeO2CO और CH4O2H2। क्लियर? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए सर्टेन गैस टेक 3 times as long as to effuse out as helium, its molecular mass will be। तो अगेन मॉलिक्यूलर मास की बात आ रही है, डिफ्यूजन रेट दे रखा है, तो हमें ग्राहम्स लॉ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राहम्स लॉ R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। क्लियर? तो देखो बच्चों डिफ्यूजन रेट दे रखा है, तो डिफ्यूजन रेट यानी R1 इक्वल टू होता है V1/T1, है ना, वॉल्यूम बाय टाइम। और इसी तरह R2 भी हो जाएगा वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है? अब देखो जो हमारे पास हीलियम गैस है वो है हमारे पास यानी R1, तो इसको हम T1 लिखेंगे, इसका डिफ्यूजन रेट है T1। और जो हमारे पास दूसरी गैस है इसको मैं मान लूं, चलो X मान लेता हूं, इसका डिफ्यूजन रेट होगा 3 times ऑफ हीलियम। तो ये हो जाएगा बच्चों 3T1, ये तो हुआ। तो यहां पर T1 बराबर T1 और T2 बराबर 3T1 हो जाएगा, है ना। अब इसको इक्वेशन में रखते हैं, तो V1/T1 अपॉन V2/T2 इक्वल टू √M2/M1, है ना। अब देखिए बच्चों जो V1 और V2 है दोनों इक्वल है, V1 एंड V2 आर इक्वल, वॉल्यूम सेम है, तो हमें केवल T1 और T2 देखना है। तो अब क्या हो जाएगा T2/T1 इक्वल टू √M2, यानी जो हमारे पास एक गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास और नीचे M1 यानी हीलियम का मॉलिक्यूलर मास। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 4। तो अब देखो बच्चों T2 हमारे पास क्या है? 3T1 और T1 तो है T1 इक्वल टू √M2/4। तो T1 और T1 कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 × 3 इक्वल टू M2/4। तो बच्चों M2 हो जाएगा 36U। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? तो बहुत इजी है ना, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज डबल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी C इक्वल टू √8RT/πm, है ना। अब यहां पर देखो 8R और पाई, तो यहां पर देखिए बच्चों ये जो 8RM और पाई है ये गैस, किसी गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? सीधे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और यहां पर पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर डबल हो जाएगा यानी जो एवरेज वेलोसिटी है वो √2 के बराबर हो गया। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41।
तो अगर टेम्परेचर डबल हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी 1.4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। पहला है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये करेक्ट ऑप्शन है। जब किसी लिक्विड के ऊपर का प्रेशर बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ज्यादा हीट सप्लाई होगी उन बीन्स में, तो वो जल्दी से कुक्ड हो जाएंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। यहां पर सेकंड ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, गलत है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के इंक्रीज होने से बढ़ता है, क्योंकि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तीसरा है एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर सॉफ्टन द बीम, एक्स्ट्रा प्रेशर तो कहीं से आ नहीं रहा है। डी इंटरनल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट व्हाइल कुकिंग इन द प्रेशर कुकर, ये भी गलत ऑप्शन है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है टू गैसेस ए एंड बी हैविंग द सेम वॉल्यूम डिफ्यूज थ्रू ए पोरस पार्टीशन इन ए 20 and 10 seconds respectively. The molecular mass of A is 49. What will be the molecular mass of B? तो चलिए ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ से इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है R1 by R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। तो यहां पर हमारी जो ए गैस है वो है R1 यानी गैस ए, और R2 यानी गैस बी। तो इसको हम आर ए भी लिख सकते हैं और इसको हम आर बी भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है यानी आर इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय टाइम। तो आर ए बराबर होगा आर ए बराबर वी ए बाई टी ए, और आर बी बराबर होगा वी बी बाई टी बी, है ना, दोनों गैस के लिए। अब यहां पर वी ए और वी बी दोनों इक्वल है, तो जब आप आर ए बाई आर बी करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वी ए बाई टी ए बाई वी बी बाई टी बी, और वी कर जाएगा तो टी बी ऊपर चला जाएगा, टी ए नीचे आ जाएगा, यानी टी बी बाई टी ए लास्ट में इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो अब हम दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे टी बी बाई टी ए इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। तो यहां पर जो टी बी है, यहां पर टी बी है, टी बी दे रखा है यहां पर 10 सेकेंड, और टी ए यहां पर दे रखा है 20 सेकेंड, और जो M2 है उसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, यानी M2 को हम MB भी बोल सकते हैं, और M1 इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 49। तो चलिए अब इक्वेशन में रखते हैं। तो TB यानी 10 बाई 20 इक्वल टू अंडर रूट M2 हमें निकालना है, यानी MB हमें निकालना है, और यह है 49। क्लियर? तो बच्चों ये आगे सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और इसके अंडर रूट को आप हटा दो, MB बाई 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे जाके 1/4 इक्वल टू MB बाई 49, और MB बाई हो जाएगा 49/4, तो आंसर आ जाएगा 12.25 U। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of carbon monoxide and nitrogen. If the total pressure of the mixture was found to be 1 atmosphere, the partial pressure of the nitrogen gas in the mixture will be. तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है और दोनों के इक्वल मोल है। तो देखिए बच्चों, जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का वो किसके बराबर होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, अच्छा टोटल प्रेशर PT हमें दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, केवल मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो यहां पर दे रखा है इक्वल
मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। मान लिया जाए दोनों के यहां पर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है और 1 मोल ही हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा यानी एक्स ए फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 0.5 मोल। तो जो एक्स बी है यानी नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी कितना हो जाएगा 0.5 मोल, है ना। तो अब फॉर्मूले में पुटअप कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन यानी 0.5 इंटू 1, यानी आंसर हो जाएगा 0.5 atm। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ए बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1.5 बार। एक बबल है वाटर के अंदर जिस पर टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना। If the bubble rises to the surface where the temperature is 25 degrees centigrade and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? अब देखिए बच्चों, पहले हमारे पास बबल का प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इतना हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। लेकिन कितना फैक्टर वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो PV इक्वल टू NRT से इसको सॉल्व करेंगे। PV इक्वल टू NRT, है ना। तो N और R कांस्टेंट है, तो यानी PV इक्वल टू T, तो P इक्वल टू T बाई V, और हमें V कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू T बाई P। ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे। जो बबल अंडर वाटर है उसके लिए हम लेंगे P1 और T1 और हो जाएगा V1। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 बार, T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 15 प्लस 273, तो बच्चों ये हो जाएगा 288 केल्विन, है ना। और V1 हमें मालूम करना है। इसी तरह P2, T2 एंड V2, यानी जब ये बबल सरफेस पे आ गया तो उसका प्रेशर इन्होंने दे रखा 1 बार, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 प्लस 273, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 298 केल्विन और V2 हमें मालूम करना है। तो अब देखिए, पहले V1 इक्वल टू T1 बाई P1, तो यहां पर T1 कितना है, T1 दे रखा है 288 बाई P1 कितना है 1.5, तो ये निकल के आ जाता है 192। V2 इक्वल टू T2 बाई P2, तो T2 हमारे पास कितना है 298 बाई 1, तो ये आ जाएगा 298। अब देखो वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालना है, यानी V2 बाई V1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 298 बाई 192, तो बच्चों ये निकल के आता है 1.55, यानी किसके बराबर है 1.6 के बराबर है। तो जो वॉल्यूम है वो 1.6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर होना चाहिए ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6.0 ग्राम ऑफ मेथिन गैस इन 0.03 मीटर क्यूब वेसल एट 129 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो प्रेशर मालूम करना है और हमें ये सारे वेरिएबल दे रखे हैं। तो PV इक्वल टू NRT से इसको मालूम करेंगे, PV इक्वल टू NRT, है ना। तो प्रेशर मालूम करना है तो P इक्वल टू NRT बाई V। अब देखो N मतलब नंबर ऑफ मोल, तो N इक्वल टू हो जाएगा W बाई M। तो W कितना दे रखा है 6 और M यहाँ पर कितना है मॉलिक्यूलर मास, तो मेथन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 और 4 16, 6/16। क्लियर। R की वैल्यू हमें दे रखी है 8.314, है ना। और T हमें निकालना है, तो T कितना दे रखा है 129 सेंटीग्रेड में दे रखा है, केल्विन में चेंज करना है, तो बच्चों ये हो जाएगा 402 केल्विन। और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमें दे रखा है 0.03। ठीक है,
अब सारी चीजें फॉर्मूले में पुटअप करो। तो P इक्वल टू N कितना है 6/16 इंटू R कितना है 8.314, T कितना है यहाँ पर 402 बाई V कितना है यहाँ पर 0.03। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 41647.7 पास्कल। तो ये किसके बराबर आ रहा है लगभग, ये C वाला। C विल बी द करेक्ट आंसर। 41647.7 है तो 48 आप लिख सकते हैं, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल यानी A2 ऑफ ए सब्सटेंस इज 4.4 into 10 की पावर -19 जूल एंड द बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4.0 into 10 की पावर -19 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी। तो हमें इस मॉलिक्यूल की पर एटम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। देखो बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है A2, इसको हम कैसे ले सकते हैं ANA। अब ये किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है A+A में, यानी ये जो एनर्जी है इस बॉन्ड को ब्रेक कर रही है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है यहां पर दे रखा है 4.4 into 10 की पावर -19, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, बॉन्ड एनर्जी यहां पर दे रखी है 4.0 into 10 की पावर -19। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो एनर्जी एब्जॉर्बेंस से कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ना, इससे कम है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो जो डिफरेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की इसने 4.4 into 10 की पावर -19 माइनस बॉन्ड एनर्जी कितनी है 4.0 into 10 की पावर -19। तो ये निकल के आ जाएगा 0.4 into 10 की पावर -19। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। लेकिन बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हुई, एक मॉलिक्यूल की हुई। अब यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है यानी A+A, तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो पर एटम काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो वो आ जाएगी बच्चों 0.2 into 10 की पावर -19 और इसको आप लिख सकते हैं 2 into 10 की पावर -20 जूल पर एटम। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। तो कहां पर दे रखा है ये, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ये गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट दैट नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन द सेम, दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीज, तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज और लास्ट वाला प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। तो देखिए बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 RT और यहां पर 3/2 and R दोनों क्या है कांस्टेंट है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल को कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी और मॉलिक्यूल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन द सेम। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीज पॉसिबल ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल डिक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं है, और प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, ये प्रेशर इंक्रीज होगा ही नहीं जब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।